हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पोलराइजेशन क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। ठीक है, इन प्लेट्स को हम बोलते हैं रिटार्डेशन प्लेट्स। ठीक है, तो पोलराइजेशन है क्या? सबसे पहले मान लो कि हमारे पास जो सन रे आ रही है, ठीक है, मान क्या लो वो आती है, सन रे जो आ रही है वो है हमारे पास अनपोलराइज्ड बीम। ठीक है, अनपोलराइज्ड का मतलब क्या है? सन रे से जो आ रही है उसका मतलब है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे वो हर डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन में होंगे, इस प्लेन में भी ऐसे, आउट ऑफ द बोर्ड भी, इनटू द बोर्ड भी। तो मैं डॉट लगा रहा हूँ आउट ऑफ द बोर्ड के लिए, क्रॉस लगा रहा हूँ इनटू द बोर्ड के लिए, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, उसे बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड बीम। ठीक है, अब इस अनपोलराइज्ड बीम को हमें करना क्या है? इसे पोलराइज्ड बनाना है। पोलराइज्ड बनाने के लिए मतलब पोलराइज्ड बनाने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मतलब उसकी डायरेक्शन कर दो फिक्स, ये कर दी, या फिर इस बीम से ये बना दिया, या फिर ये बना दिया, या फिर इनटू द आउट ऑफ द बोर्ड बना दिया, या फिर इनटू द बोर्ड बना दिया। सिर्फ ऐसे एक डायरेक्शन फिक्स कर दी हमने उसकी। ठीक है, तो उसे एक कन्फाइन करना, उसको बोलते हैं पोलराइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फाइंड नहीं थी। कन्फाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब है वो हर डायरेक्शन में थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, उसे एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर दिया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पोलराइज करना। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। सबसे पहले तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे ये कोई शीट थी। ठीक है, शीट में मैंने होल कर दिया इतना, ये मैंने होल कर दिया, बाकी शीट हमारी ओपेक है। अब ये शीट को ऐसे मत समझना, बोर्ड पे मत समझना, इसको ऐसे समझना, ये ऐसे पड़ी है, यहां पे मैंने होल कर दिया। यहां पे मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग ऐसे थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऐसे है यहां, फिर उसके बाद यहां से। अब क्या किया, एक इंसान ने यहां से पकड़ा है और मैंने यहां से पकड़ा हुआ स्ट्रिंग को। मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा और मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो मेरे पास ऐसी स्ट्रिंग थी, मैंने डिस्प्लेस किया ऊपर नीचे, हाथ को किया ऊपर नीचे। तो जब मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया तो स्ट्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कुछ ऐसे होगी, इसमें से और फिर यहां से बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट की थी कुछ ऐसे थी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे यहां पे गई, इसके बाद यहां से बाहर आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी किसकी डायरेक्शन में थी? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिट। तो क्या हुआ कि मेरी सारी की सारी जो बीम है स्ट्रिंग की, जो मैंने डिस्प्लेस किया था, ये जो वेव बनी उसमें वो बाहर निकल आई, क्योंकि मेरी अलोंग द लेंथ ऑफ द दिस होल थी। ठीक है, दिस स्लिट थी, तो वो बाहर आ गई। ठीक है, ये इजी वन था। अब अगर मैं इस वाली बीम को, अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस ना करता, ऊपर नीचे ना करता, ऐसे करता, लेफ्ट राइट करता, अगर मैं बीम को ऐसे लेफ्ट राइट करता, तो आपकी जो बीम होती, जो आपकी स्ट्रिंग होती, वो ऐसे चलती जैसे सांप चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लिट ऐसे कैसी रखी हुई है, मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखी है। तो क्या होगा, वो यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिट नहीं है, तो पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि मेरी इस स्ट्रिंग में दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हैं, मान लो ये वाली डिस्प्लेसमेंट भी है, साथ में ये वाली डिस्प्लेसमेंट भी है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली डिस्प्लेसमेंट पास करेगी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट पास नहीं करेगी। तो इसी को हमने बोला है कि अब क्या था, दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ थी तो वो अनपोलराइज टाइप हमने कर दिया। ठीक है, या मान लो दो से ज्यादा थी, अनपोलराइज मतलब हर डायरेक्शन में थी। ठीक है, लेकिन पास उसने कौन सी वाली डिस्प्लेसमेंट को किया? आपने मान लो हर डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन पास उसने सिर्फ और सिर्फ ये वाली अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिट वाली को ही पास किया। तो इसे बोलते हैं हम पोलराइजेशन करना, एक डायरेक्शन में करना, कन्फाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो स्ट्रिंग की बात थी, किसी रोप को लिया वैसे किया। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है हम उसे पास करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई पोलराइज्ड लाइट है। पोलराइज जब मैंने बोल दिया तो मतलब किसी प्लेन में या फिर किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास यहां कोई पोलराइजर पड़ा है और यहां पे हमारे पास कोई लीनियरली पोलराइज्ड, जिसे हम पोलराइज्ड बोल रहे हैं, लीनियरली पोलराइज्ड बीम है। ठीक है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में है। हम पोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ही देखते हैं, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स। तो मान लिया कि एक पोलराइज्ड
लाइट है, यहां पे ये फिर से वैसा ही है जैसे ये शीट था, इसमें हम नाम देते हैं पास एक्सिस का, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे जो पास एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में से वो पास करेगी, ठीक है, वो मान लो कि वो कुछ ऐसे है। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ये मैंने वाई एक्सिस बनाई, ओ पी मैंने नाम दे दिया पास एक्सिस को। और मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के साथ पास एक्सिस, ये जो ओपी पास एक्सिस है, ओपी है हमारी पास एक्सिस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, ये पास एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, आपने हमेशा एंगल किसके साथ देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंसिडेंट हुई और पास एक्सिस का एंगल, ठीक है, वो मान लो कि थीटा बना रहा है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, क्योंकि फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे आ रहा था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन पास एक्सिस सिर्फ इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो फील्ड का कंपोनेंट है बाहर निकलने के बाद वो कुछ ऐसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड था ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, लेकिन यहां पे इस कंपोनेंट का क्या होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो मैं बोल सकता हूं ई नोड कोस थीटा, इसका एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ई नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ई नोट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इस लॉ को बोलते हैं मेलस लॉ, मेलस लॉ। तो इंटेंसिटी इस हिसाब से आपकी वेरी करेगी। आई नोट थी हमारी इंटेंसिटी यहां पे इनिशियली, ठीक है, और आई है हमारी फाइनली, ठीक है। तो ये मेलस लॉ है। अब मेलस लॉ अप्लाई कब करना है और कब नहीं करना है, मेलस लॉ तभी अप्लाई करना है अगर आपकी लीनियरली पोलराइज्ड बीम या फिर पोलराइज्ड बीम आपकी यहां से पास होगी, तो आप मेलस लॉ को लगाओगे। लेकिन मान लो अब कि ये जो मेरी बीम थी, इंसिडेंट बीम थी, वो अनपोलराइज्ड बीम है, वो अनपोलराइज्ड बीम है। अगर ये अनपोलराइज्ड है, तो जब इसमें से पास होगी तो ऑब्वियसली बात है, इसमें से सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही पास होगा, क्योंकि मैंने बोला हर डायरेक्शन में होती है अनपोलराइज्ड बीम की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पास एक्सिस वाला पास करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसमें आपने मेलस लॉ नहीं लगाना है, चाहे कोई एंगल थीटा हो, चाहे यहां पे हो आपका पास एक्सिस ऐसे, चाहे आपकी पास एक्सिस ऐसे हो, चाहे आपकी पास एक्सिस ऐसे हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको मेलस लॉ नहीं लगाना है। तो अनपोलराइज्ड बीम जब भी आपकी किसी पोलराइजर से पास करेगा और उसकी पास एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में होगी, तो आपकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हमेशा याद रखो आई नोट बाई 2 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको मेलस लॉ, आपको थीटा नहीं देखना है, कहीं मर्जी आपका पास एक्सिस हो, आपका सीधा आंसर ये होगा, ठीक है, आई नोट बाई 2। लेकिन जब वो यहां से पास होगी तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायरेक्शन अलोंग द पास एक्सिस होगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। अनपोलराइज्ड बीम निकलेगी यहां में से, इसमें से, तो हम क्या बोलेंगे, मेलस लॉ नहीं लगाना है, सीधा आई नोट बाई 2 कर देंगे, जितनी भी इंटेंसिटी होगी उसका हाफ कर देंगे, बस। अब ऐसे ही इससे आगे मान लेते हैं, जैसे इसमें से पास करी उसके बाद हम मान लेते हैं कि एक और पोलराइजर लगा दिया। तो जब एक और पोलराइजर लगा दिया तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो पास एक्सिस है, इसकी जो पास एक्सिस है वो इसी डायरेक्शन में मान लेता हूं ओपी, पहले ओपी इस तरफ था, अब पास एक्सिस ओपी इस तरफ है। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको देखना है कि ये एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट चल रहा है, मैं यहां पे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, तो वो कुछ ऐसा है। आपको देखना है पास एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, तो मान लो वो थीटा 1 है, या गिवन होगा या आपको निकालना पड़ेगा। मान लो वो थीटा 1 है, तो यहां पे आपके पास इंटेंसिटी क्या बनी थी, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन जब यहां से पास होगी तो सबसे पहले तो बीम की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ऐसे आगे को बढ़ेगी, क्योंकि पास एक्सिस में से पास होगी। अब इसको मैंने नाम दिया था आई, ठीक है। अब यहां से जब पास होगी वो, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी को, जो मेरी आई, इसको 1 मान लो, फर्स्ट में से पास करी, जब सेकंड में से पास करी तो क्या होगा, इनिशियल इंटेंसिटी जो भी I1 थी, इनिशियल यही थी यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, I1 इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये हमारी क्या थी, पोलराइज्ड बीम थी, तब ये आया था हमारे पास पोलराइज्ड के लिए। यहाँ पे I2 इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी I1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इंटेंसिटी वेरी करती जाएगी। तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं, बस पोलराइजर का वे देखना है आपको। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, या फिर उससे भी पहले हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो बीम्स सुपर इम्पोज करें तो वो कुछ भी बना सकती हैं, लाइक सर्कुलर वेव बना सकती है। दो वेव्स सुपर इम्पोज करें तो सर्कुलर वेव बना सकती हैं, एलिप्टिकल वेव बना सकती हैं, या फिर लीनियरली पोलराइज्ड वेव बना सकती हैं। तो हमें कंडीशन देखनी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉइंट क्या याद रखना है जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 चीजें हमेशा बनती हैं। कौन कौन सी? लीनियरली पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, दूसरी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड बोल सकते हो आप इसको, पोलराइज्ड। तीसरी एलिप्टिकल पोलराइज्ड। तो ये 3 चीजें बन सकती हैं दो चीजों की सुपरपोजिशन करवाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियरली पोलराइज्ड की। लीनियरली पोलराइज्ड बीम के लिए आपको 2 ही पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले मान लो कि कोई 2 बीम्स हैं आपके पास, एक है EX, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से ही सुपर इम्पोजिशन करवाएंगे। तो EX मान लेते हैं, इसको नाम दे दो E0 या फिर A1 कोज ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी। EY मान लो A2 कोज ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी। यहां पे मैं प्लस कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी फाई है, इसका इसके साथ फेज में डिफरेंस। ठीक है, ये कितना फेज लैग कर रहा है या फिर कितना ये लीड कर रहा है, ये फाई बताएगा। ठीक है, तो ये 2 बीम्स हैं, कुछ भी हो सकता है वहां पे, साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइन और कोस में से। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर फाई आपका, अगर जो आपका फाई है वो 2n पाई हो और n की वैल्यू 0, 1, ठीक है, 2, 3, कुछ भी ऐसा, इसको n पाई कर लो, फाई इज इक्वल टू n पाई, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, तब ये हमें हमेशा लीनियरली पोलराइज्ड बीम देगा, हमेशा। पुट करके देख लो, अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये बनेगा A1 कोज ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। तो सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो पहले मैंने पाई को पुट किया 0, तो EX और EY आ गया। मैं क्या कर सकता हूं, फाई इक्वल टू 0 के लिए मैं EX डिवाइड बाई EY कर सकता हूं। तो अगर मैं EX डिवाइड बाई EY करूंगा तो यहां से हमारे पास बनेगा A1 बाई A2, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोस कोस। यहां से मैं बोल सकता हूं, अगर मैं EX वर्सेस EY ग्राफ बनाऊं, EX वर्सेस EY ग्राफ बनाऊं, तो इसको मैं लिख सकता हूं EX इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू EY। तो ये ऐसा हो गया, या फिर ऐसे मान लो EY इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू EX।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ हो गया विच इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहां से देखूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है, तो इसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स सोचना आसान होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इसे हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड बीम। तो जब ऐसी दो बीम्स, एक ये और एक ये, आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो हमें क्या देंगी? लीनियरली पोलराइज्ड बीम। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियरली पोलराइज्ड बीम। एक तो बात ये याद रखना है। दूसरी चीज, अभी हमने फाई को 0 पुट किया था, अब हम फाई को पुट करते हैं यहाँ पे पाई। ठीक है, क्योंकि 0 1 तो मैं पाई पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो कोस 180 प्लस थीटा, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ कोस 180 प्लस थीटा, वो क्या होता है? माइनस ऑफ कोस थीटा। तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस ऑफ a1 हो जाएगा। कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कोस थीटा। एक ये बीम आ गई, एक ये बीम आ गई। इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो बनेगा EY बाई EX इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कैसी बन गई? कुछ ऐसे। ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ गया। तो ऐसे ही आप 0 1 2 जब पुट करते जाओगे n पाई में, वो चेंज करता जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आता जाएगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा रहेगी। तो इसे बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइन। तो जब मेरे पास, अगर मैं ग्राफ बनाऊं EX वर्सेस EY ग्राफ, तो जब मेरे पास पॉजिटिव था, A1 A2 बाई A1, तब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना था। ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है ये। ऐसे ही अगर मैं ग्राफ बनाऊं EX वर्सेस EY फॉर दिस इक्वेशन, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लेन चेंज हो जाएगा। पहले ये ऐसा प्लेन था, अब प्लेन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये इस इक्वेशन के लिए, ये मेरा इस इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है, और ये था मेरा ये वाला ग्राफ EY इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू EX पॉजिटिव के लिए। तो ये दोनों की दोनों एक्चुअल में है क्या? लीनियरली पोलराइज्ड बीम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना लीनियरली पोलराइज्ड के लिए। तो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स आपको सिर्फ डिवाइड करके पता चल जाएगा कि अगर वो कैंसिल हो गए, सिर्फ एम्पलीट्यूड बचा, ठीक है, तो आपका क्या होगा? लीनियरली पोलराइज्ड। अगर सेम चीज लीनियरली पोलराइज्ड में ही अगर A1 इज इक्वल टू A2 हो भी जाता है, तब भी वो लीनियरली पोलराइज्ड ही रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, हमने क्या लिखा? EY इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू EX। तो अगर ये सेम हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 1 हो जाएगी, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्लोप का काम तो हो गया। अब आता है हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम। सर्कुलर एक्चुअल में दो पार्ट्स में बंटा हुआ है। सर्कुलर में वैसे अगर मैं सर्कुलर बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लॉकवाइज में भी राइट सर्कुलर पोलराइज भी हो सकता है, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज भी हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज में भी राइट सर्कुलर पोलराइज भी हो सकता है, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज भी हो सकता है। तो देखना कैसे है? तो सर्कुलर में सबसे पहली इक्वेशन कैसी होगी वो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि EX है हमारे पास, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, A1 मान लेता हूं यहां पे मैं, कोज ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी, और यहां पे हम प्लस फाइव कर लेते हैं, कोई भी फेस होगा बीच में। ऐसे ही EY कर लेते हैं, अभी A2 रखते हैं इसको, कोज ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी। जब भी आपके पास ये जो फाई है, ठीक है, वो हो n पाई बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड इंक्लूडिंग A1 इज इक्वल टू A2, एम्पलीट्यूड सेम हो और आपके पास ये कंडीशन 2 हो, तब आपका हमेशा क्या बनेगा?
सर्कुलरली पोलराइज्ड। नहीं यकीन आता तो हम देख सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, 1 पुट करता हूँ इसमें। तो जब 1 पुट किया तो ये क्या आएगा, π/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई को π/2। तो एम्पलीट्यूड मैंने सेम बोला है तो यहाँ एम्पलीट्यूड सेम कर दो। ये बनेगा A1 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/2 cos 90 प्लस थीटा विच इज अ माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, माइनस ऑफ A1 साइन थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, kz माइनस ओमेगा टी कोस 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो कोस चेंज हो रहा है तो माइनस ऑफ साइन थीटा। एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये हमारे किस लिए आया, EX के लिए। एक हमारे पास ये पड़ा है, ये कंडीशन हमने लगा के देख ली। अब क्या कर सकता हूं मैं इसको, मैं डिवाइड करके देखता हूं, लेकिन डिवाइड करके ये कुछ टैन या कोट के जैसा बनेगा, मतलब लीनियरली पोलराइज जैसा नहीं दिख रहा। खत्म काम उसका। दूसरा काम, स्केयर एंड ऐड करूं अगर मैं, फिर क्या बनेगा वो देखते हैं। मैं इसको स्केयरिंग एंड एडिंग कर रहा हूं तो बनेगा EX स्केयर प्लस EY स्केयर इज इक्वल टू इसका स्केयर और इसका स्केयर। तो A1 स्केयर कॉमन आ जाएगा, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इज 1, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बात तो हो गई पक्की कि हमारे पास सर्कुलर बीम आएगी ऐसी इक्वेशंस के कारण। ठीक है, सर्कुलर के बाद हमारा जो अगला काम आता है कि ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो वो चीज चेक करनी है अब हमें। EY था हमारे पास A1 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी। तो अब हमें चेक करना है कि वो क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है। उसके लिए इन दो बीम्स को देखो, हम क्या करेंगे, हम z को 0 पुट कर देंगे। ये आपको याद भी रखना है, हमें क्या करना है, z को 0 पुट करना है चेक करने के लिए। जब मैं z को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास EX बनेगा माइनस A1 साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, और EY बनेगा A1 कोस ऑफ माइनस ओमेगा टी। तो एक्चुअल में साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस से माइनस प्लस, कोस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कोस थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा यहां से। हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन गई z को 0 पुट करने के बाद। अब हमें क्या करना है, बहुत इजी सा काम है। एक एक्स एक्सिस की तरफ बनाओ, यहां पे EX चल रहा है, यहां पे EY चल रहा है। EX और EY इक्वेशन हमारी क्या थी, अब दो चीजों को ध्यान रखना है। इक्वेशन थी kz माइनस ओमेगा टी, यहां पे भी इक्वेशन थी kz माइनस ओमेगा टी। मतलब हमारी जो बीम है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव z डायरेक्शन। जब भी kz माइनस ओमेगा टी हो मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन, ओमेगा टी माइनस kz हो पॉजिटिव z डायरेक्शन, kz प्लस ओमेगा टी हो माइनस z डायरेक्शन, kz प्लस ओमेगा टी पे माइनस z डायरेक्शन, ओमेगा टी प्लस kz हो माइनस z डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो kz माइनस ओमेगा टी का मतलब है पॉजिटिव z डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 पुट करना है ओमेगा टी की वैल्यू को। हमेशा सबसे आसान काम यही है, 0 पुट करो, नेक्स्ट टाइम ओमेगा टी को π/2 पुट करो। बस ये दो पुट करके देखने हैं, हमें आंसर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं, तो जब मैंने इसमें 0 किया और इसमें 0 किया तो ये बन गया 0, ये बन गया A1, तो इसकी वैल्यू कुछ आई A1, सॉरी किसकी वैल्यू आई है, EY की, A1 मतलब EY मेरा मैक्सिमम था, EX मेरा 0 था। ऐसे ही हुआ इस वैल्यू के लिए। फिर मैं पुट करता हूं π/2, π/2 पुट करूंगा यहाँ पे, जहां π/2 पुट करूंगा तो ये मैक्सिमम आएगा, जहां π/2 पुट करूंगा तो cos 90 इज 0, तो ये 0 आएगा इस वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब मेरा मैक्सिमम क्या आया, EX मेरा मैक्सिमम आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां था, बाद में मैं यहां पहुंच गया। उसके बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये क्या होगा, क्योंकि यहां से मैं EY से EX की तरफ आया, 2 पॉइंट्स लगा लिए, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिया, तो मेरे को पता है कि यहां से यहां आया, जैसे जैसे ओमेगा टी मेरा बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट मेरे को खुद से पता होना चाहिए, सर्कल में देख ही चुका हूं कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये कुछ ऐसा चलेगा। तो ये सर्कल बनाएगा कुछ ऐसे,
तो कौन सा है ये, क्लॉकवाइज, जैसे हमारी क्लॉक चलती है, ठीक है, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, इसको लिखा है CLW मतलब क्लॉकवाइज। दूसरी चीज हमें चेक करनी है कि ये कौन से क्लॉकवाइज है, राइट सर्कुलर क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CCLW, सर्कुलर क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि ये राइट सर्कुलर क्लॉकवाइज है कि लेफ्ट सर्कुलर सर्कुलर क्लॉकवाइज है। उसे चेक करने के लिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी बीम किस डायरेक्शन में चल रही थी, पॉजिटिव Z डायरेक्शन, ठीक है, तो ठीक है पॉजिटिव Z डायरेक्शन। अगर मेरा x इस तरफ है, y इस तरफ है, बोर्ड के ऊपर ही, ठीक है, x इस तरफ है, y इस तरफ है, बोर्ड के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा z है ये x है, ये y है, तो मेरा जो z होगा वो आउट ऑफ द बोर्ड होगा, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट लगा रहा हूं, तो ये मेरा z है, तो मेरी जो बीम है वो कुछ ऐसे बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको चेक करना है अपने दोनों हाथों से, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से चेक करना है, बाहर की ओर आ रही है बीम, तो आपको क्या करना है अपने थंब को बाहर की ओर, क्योंकि वाई हमारा जेड हमारा क्या है बाहर की ओर, आउट ऑफ द बोर्ड, आप दोनों हाथों को ऐसे रख सकते हो तभी आपका थंब इस तरफ आएगा, इधर रखोगे तो आपके थंब इधर को चल जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में बीम चल रही है जेड डायरेक्शन में उस तरफ दोनों हाथों को करो। अब देखो ये मैच कर रहा है इसके साथ कि ये मैच कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है आपकी जो कर्ल है लेफ्ट हैंड की वो इसके साथ मैच कर रही है इस एरोस के साथ, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा बन गया, लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड। तो जो फाइनल आपका आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, इसको मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड सर्कुलर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी है, लेफ्ट हैंड सर्कुलर क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंडेड हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड से पता चल रहा है मेरे को, ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है, तो दिख रहा होगा वैसे, तो इसी में बोलूंगा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड, ठीक है, सर्कुलर क्लॉकवाइज पोलराइज्ड वेव, ठीक है, ये पूरा नाम होगा लेंथी सा, जैसे जैसे हमें नई चीजें पता चल रही हैं। इसी तरह से यह हमने किसके लिए चेक किया था, जब मेरे पास n की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, तो ऐसे कैसे ही मेथड याद रखो, बहुत आसान है, ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पुट किया वहां पे, सॉरी n को 3 पुट करोगे, क्योंकि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं 1 3 5, और सर्कुलर के लिए a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए, और जो मेरा फाई है वो n पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं 3 पाई बाई 2 पुट करूंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम मेरा फाई क्या होगा 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू को मैं 3 पुट करूंगा, ठीक है, तो सेम ही चीज रहेगी, बस वहां पे पुट करते जाओ, सेम मेथड से आपने चेक करना है कि क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा राइट बनेगा, कौन सा बनेगा। तो आई थिंक 3 पाई बाई 2 करके देख लें एक, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है पूरे पोलराइजेशन का, 3 पाई बाई 2 पुट करके देखते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी EX वाली A1 कोज ऑफ KZ माइनस ओमेगा टी, साथ में प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है, दूसरा EY इज इक्वल्स टू फिर से A1 कोस KZ माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशन अगर मैं डिवाइड करूं, अभी मैं डिवाइड नहीं कर सकता एक्चुअल में जब तक ये चीज यहाँ पे है, फेस का डिफरेंस, कोस 270 एक्चुअल में 270 होगा, 3 इंटू 180 बाई 2 विच इज 270, कोस 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो कैसे चेंज होता है, जैसे हमने कोस 90 प्लस थीटा किया था, ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा था, लेकिन
अब कोस 270 प्लस थीटा आएगा तो हमारा प्लस का साइन थीटा आएगा, तो ये बनेगा ई एक्स हमारा A1 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। मतलब मैं एक तरह का क्या कर रहा हूँ, अब इसको साइन को पॉजिटिव रख लिया यहाँ पे 270 प्लस थीटा करके। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, कोस 270 प्लस थीटा क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। और ई वाई हमारा बनेगा A1 कोस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गए, दोनों का स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1 A1 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इतना बात पक्की होगी कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अगला काम, अब हमें चेक करना है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशन में, ये जो दो इक्वेशन बनाई, इन दो इक्वेशन में z को 0 पुट कर दो, तो हमारे पास ई एक्स बनेगा A1 साइन, इसको z को हमने क्या किया 0 पुट कर दिया, ये माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा, मैं यहीं पे बाहर लेके आ रहा हूँ, z को 0 पुट कर दो, माइनस हमारा कंपेंसेट हो जाएगा क्योंकि कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा। तो हमारी दो इक्वेशन ये बनेगी अगर मैं सिंपल सी बात करूँ। फिर से वही, एक x रखो एक y रखो। जब x और y रखा यहाँ पे, सबसे पहले 0 0 पुट करते हैं। जब 0 0 पुट किया तब हमारे पास क्या आया, y मैक्सिमम आया। उसके बाद यहीं पे π/2 दोनों पे रखो, π/2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मैक्सिमम आएगा ex। लेकिन ex किस में मैक्सिमम आया, नेगेटिव में। अगर ex नेगेटिव में मैक्सिमम आया तो इसका मतलब यहाँ आएगा पॉइंट। तो अब आपका सर्कल कुछ ऐसा होगा, मतलब यहां से यहां गया। ये कैसी इक्वेशन है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेकिन सर्कुलर, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर है। अभी फोन बंद हो चुका था और मैं काफी पढ़ा चुका था आगे का, तो धोखा हो जाता है। अभी हमने अभी तक किया था कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है, तो हमें अपने हाथों से चेक करना है इसको। हमें पता था इक्वेशन क्या थी, के जेड माइनस ओमेगा टी, मतलब जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को रखना है, थंब को करना है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। इसके साथ ही मैच नहीं कर रहे हैं एरोस, लेकिन इसके साथ एरोस मैच कर रहे हैं। तो ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड है, तो मेरा ये राइट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, सर्कुलर पोलराइजेशन होगी। तो ये मेरे पास राइट हैंडेड होगी, राइट हैंडेड, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। फिर आता है हमारे पास इसी में एलिप्टिकल पोलराइज्ड। एलिप्टिकल पोलराइज्ड बहुत ही आसान है इसी हिसाब से। एलिप्टिकल के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, हमने फेज डिफरेंस जो फाई था वो क्या याद रखा, n π/2 सर्कल के लिए। और हमने सर्कल के लिए बोला A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है, एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए, लेकिन एलिप्स के लिए एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे n की वैल्यू चल रही थी 1 3 5 सो अप टू। ऐसा अगर केस बनता है तो हमारा एलिप्टिकल पोलराइज्ड बनेगा। एग्जांपल लेते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए 5 बनेगा हमारे पास π/2 एंड A1 नॉट इक्वल टू A2 हम कंडीशन लेते हैं, तो हमारे पास जो Ex है वो क्या बन जाएगा, A1 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/2। Ey बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 होता है, A2 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी। हमें पता है cos 90 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ A1 साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम यहां ही लिख लेते हैं, Ex इज इक्वल टू माइनस ऑफ A1 साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा हो गया यहाँ पे, Ey हमारा सेम रहेगा। तो ये दो इक्वेशंस होंगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करके देखो। जब मैं डिवाइड करूंगा
तो लीनियर तो नहीं बनेगा क्योंकि दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे ये दोनों कोस और साइन। फिर क्या करूंगा, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करूंगा, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी नहीं बनेगा। तीसरा काम हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा और अरेंज कर लो। और अरेंज करने का मतलब है a2 को ey के नीचे ले आओ, a1 को ex के नीचे ले आओ। ये लास्ट अरेंजमेंट है हमारी, ठीक है। तीन ही चीजें देखनी है। फिर स्क्वायर एंड ऐड करो तो बनेगा ex स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई, अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है। तो चेक करने के लिए सेम ही मेथड होगा, z को 0 पुट करना है, ओमेगा टी की वैल्यू को, ठीक है, क्या पुट करना है 0 एंड π/2, जैसे हमने सर्कुलर केस में किया सेम ही चीज़ है ये। ओमेगा टी की वैल्यूज को पुट किया। फिर आपने देखना है कि ये हमारी वेव पॉजिटिव z डायरेक्शन में चल रही थी इस इक्वेशन के हिसाब से, तो आपको दोनों हाथ को पॉजिटिव z डायरेक्शन में रखना है, थंब को, ठीक है। थंब को पॉजिटिव z डायरेक्शन में रखने के बाद आपको देखना है कि एरोस कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, कौन से कर्ल आपके फिंगर्स की कर्ल एरो के साथ मैच कर रही है। तो जिससे वो मैच करेगा वो आपका राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड आ जाएगा, जैसे हमने सर्कुलर के केस में किया, ठीक है। चेक करने का ये वे है। दूसरी कंडीशन क्या है एलिप्स की, कभी कभी एलिप्स इस केस के लिए होता है, और कभी कभी अगर आपका फेज डिफरेंस m π/2, इसको मैं नाम दे रहा हूं m π/2, वेयर m इज 0 1 2 3, और ये नॉट इक्वल टू डाला है मैंने, नॉट इक्वल टू, एंड जो मेरा a1 है वो चाहे a2 के बराबर हो चाहे a1 नॉट इक्वल टू a2 के बराबर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा आपका आंसर क्या बनेगा, एलिप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं फाई की वैल्यू को π/3 मान लूं, लाइक मैं फाई की वैल्यू को π/4 मान लूं, कुछ भी ऐसा, π/3 या फिर π/4, कुछ भी ऐसा मान लो, चाहे फाई आपका ये हो और एम्पलीट्यूड इन दोनों में से कुछ भी हो, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, चाहे π/4 हो चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, एम्पलीट्यूड आपका हमेशा एलिप्स ही बनेगा। ये आपको याद भी रखना है और सोचने में भी बन रहा है। कैसे, ex की इक्वेशन में आपको क्या लिखना है, a1 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/4 मान लो। अब इस वाली इक्वेशन को आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, जैसे हमने क्या बोला था, जब यहाँ पे π/2 था तो हम बोल रहे थे cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा या फिर माइनस साइन थीटा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पे π/4 है तो ये बनेगा cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो इसे आप ओपन करोगे तो डिफरेंट इक्वेशन आएगी, इसलिए हम इसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स बोलते हैं। तो एलिप्स जनरल वे में तो हम ये ऐसा ही देखते हैं, यहाँ पे ये लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ऐसे ही हम एलिप्स एक ऐसा देखते हैं, ये हमारे जनरल एलिप्स है। लेकिन जब यहाँ पे π/4 π/3 मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे एलिप्स कुछ एंगल पे बन जाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी एंगल पे बन जाते हैं, होते एलिप्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है फाई वाली, और चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, ठीक है, तो याद रखना। फिर आता है हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल, जिसे हम नेगेटिव क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम नेगेटिव क्रिस्टल भी बोलते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि हमारा जो NO इज ग्रेटर देन NE होगा, मतलब ऑर्डिनरी वेव की, जो ऑर्डिनरी वेव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखता है वो ग्रेटर होगा देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टल में कुछ दिखता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वेव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर होगा देन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, ये भी आपको याद रखना है इसमें। अब ये होता क्या है, हमारे पास कोई मान लो कैल्साइट क्रिस्टल है, यहाँ पे हमारे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट नॉर्मली इस पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जैसे इस पर स्ट्राइक करेगी वो एक्चुअल में पोलराइज हो जाएगी इनटू ई रे एंड ओ रे, ठीक है। मान लो इसकी कोई ऑप्टिक एक्सिस है, ये डायरेक्शन विच इज ऑप्टिक एक्सिस, ये मैं बताता हूँ इसका क्या फायदा है, लेकिन उससे पहले जैसे इसने इस पर नॉर्मली स्ट्राइक किया अनपोलराइज्ड लाइट ने, ये एक्चुअल में दो लाइट्स में बंट जाएगी, दो वेव्स में बंट जाएगी, एक होगी हमारी ई रे, एक होगी ओ रे, एक होगी हमारी
ई रे। ओ रे जो है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी वेव, ये हमारी स्नेल्स लॉ को ओबे करती है, इसलिए हम इसे ऑर्डिनरी वेव बोलते हैं। जो ई रे है वो स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती, इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पोलराइज्ड वेव्स होती हैं। ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट आई, कैल्साइट क्रिस्टल पे स्ट्राइक करी और उसने ओ रे एंड ई रे में बंट गई। ठीक है, इसी कारण से हम इसे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्योंकि दो रेज में बंट गई। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ई रे और ओ रे जब बाहर निकलेगी, ठीक है, मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे। इसकी वजह से क्या होगा, हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है सी बाय एन इन द मीडियम, एन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं बात करूं ओ रे की, तो इसे मैं लिख सकता हूं सी बाय एन ओ। ऐसे ही मैं बात करूं ई रे की, इसको मैं लिख सकता हूं सी बाय एन ई। ठीक है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ई रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे, यहां से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये चीज बोल सकता हूं तो इसका मतलब वेलोसिटी मेरी ई रे की ज्यादा है, ई रे पहले बाहर आएगी, ओ रे बाद में आएगी, तो दोनों में क्या आ गया, फेज में डिफरेंस आ गया या फिर पाथ में डिफरेंस आ गया। और हमें पता है जब दो रेज में पाथ में डिफरेंस या फेज में डिफरेंस हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 पाई हो, चाहे पाई बाय 2 हो, तो हमारे पास क्या आती है, इंटरफेरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं सुपर इम्पोजिशन होगी जब दो वेव्स की, तो हमारे पास एलिप्टिकल, सर्कुलर या फिर लीनियरली पोलराइज्ड बीम बनेगी। ठीक है, तो ये दो आपस में भी इंटरफेयर करके कोई भी सुपर इम्पोज करके कोई भी बीम बना सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद इस ऑप्टिक एक्सिस का काम क्या है, मान लो कि हमारे पास एक कैल्साइट क्रिस्टल है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरी ऑप्टिक एक्सिस है वो अलोंग दी जेड एक्सिस है, जो मेरी ऑप्टिक एक्सिस है वो अलोंग दी जेड एक्सिस है। तो मैं इसे ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अलोंग जेड एक्सिस लेके आ रहा हूं, तो डॉटेड लाइन सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिक एक्सिस मेरी अलोंग दी जेड एक्सिस है। ठीक है, चाहे आप कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम्स सिर्फ एक ही ऑप्टिक एक्सिस वहां बना रखी होगी डॉटेड लाइंस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अलोंग दी जेड एक्सिस, तो मैं सबको रब करके सिर्फ ये भी बना सकता हूँ, सिर्फ ये लाइन, तो ये ऑप्टिक एक्सिस बता रहा है। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे डॉटेड लाइंस जेड डायरेक्शन में बना लिए। एक्स डायरेक्शन मेरी ये है, वाई ये है, जेड ये है। अब जेड एक्चुअल में मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब है आउट ऑफ द बोर्ड, ये जेड है, ये एक्स है ऑन द बोर्ड, वाई है ऑन द बोर्ड, जेड है आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो समझने के लिए इसे ऐसे बना दिया। अब मैंने बोला ऑप्टिक एक्सिस इज अलोंग द जेड एक्सिस। इसका फायदा ये है, अगर कोई पोलराइज्ड बीम, अगर कोई पोलराइज्ड बीम, मान लो कि मेरी पोलराइज्ड बीम है जेड डायरेक्शन में, ठीक है, कोई पीछे से इंसिडेंट पोलराइज्ड बीम हुई, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो है जेड डायरेक्शन के कैप। ठीक है, अगर वो पोलराइज्ड बीम ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बोलता हूं कि दो पार्ट्स में बंट जाती है, हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे इस पे स्ट्राइक करते हैं दो पार्ट्स में बंट जाएगी, ई रे एंड ओ रे, तो सिर्फ और सिर्फ अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस है पोलराइज्ड बीम जो इंसिडेंट हुई, तो सिर्फ और सिर्फ ई रे बाहर निकलेगी। ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर मेरी पोलराइज्ड बीम, ठीक है, अब दूसरा पार्ट, अगर मेरी पोलराइज्ड बीम किस डायरेक्शन में पोलराइज है, वाई डायरेक्शन में, जिसमें जे कैप लिख सकता हूं। ठीक है, मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, पूरी की पूरी प्रोपेगेशन हो रही है जेड में, एक्स में सॉरी, एक्चुअल में मैं ऐसे लिख सकता हूं ई नोट कोज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैं बोल रहा हूं पोलराइज इन डायरेक्शन ऑफ जे कैप। तब क्या होगा, तब सिर्फ और सिर्फ ओ रे बाहर निकलेगी, क्योंकि इस ऑप्टिक एक्सिस के ये क्या है, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस जेड डायरेक्शन में है और ये जे वाई डायरेक्शन में है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो सिर्फ और सिर्फ ओ रे बाहर निकलेगी। ये पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सिर्फ ओ रे बाहर निकलेगी। क्या एब्सेंट होगा इस केस में, इस केस में एब्सेंट होगा, ई रे एब्सेंट होगी। ठीक है, इस केस में
और ये प्रेजेंट होगी। तो याद रखना, जब भी इसके परपेंडिकुलर होगा हमारी पोलराइज्ड बीम इंसिडेंट अगर कर रही है तो ओ रे बाहर निकलेगी, अगर अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस है तो ई रे बाहर निकलेगी। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है। तो दूसरी कंडीशन मैं यही बना देता हूँ, ई नोट कोज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी और डायरेक्शन है मेरी के कैप। ठीक है, पोलराइज्ड डायरेक्शन है, पोलराइजेशन है के कैप। तब मेरे इसकी वजह से जो बाहर निकलेगी वो आएगी ई रे, जो प्रेजेंट होगी, ओ रे जो एब्सेंट होगी। ये बात याद रखना। ठीक है, अगर अगर किसी एंगल पे, ठीक है, अगर किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब ये तो सिर्फ था कि आपकी पोलराइजेशन सिर्फ जे कैप में है, लेकिन किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है। एंगल का मतलब है, यहां मैं लिख दूं जे कैप, मतलब कुछ ऐसा है, ये हमारी जेड थी, ये हमारी वाई थी, तो कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल अल्फा बना रहा है विद द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, विद द ऑप्टिक एक्सिस कोई एंगल अल्फा बना रहा है, तब आपकी ई रे एंड ओ रे दोनों प्रेजेंट होगी और दोनों की दोनों बाहर निकलेंगी और आपस में वो इंटरफेयर करेंगी। ठीक है, ये वाला पार्ट भी याद रखना। अगर किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है विद द ऑप्टिक एक्सिस। उसके बाद हम इसमें एक पॉइंट निकालते हैं। इसमें मान लो हम जनरल केस ही करते हैं, कि ये हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल था और ऑप्टिक एक्सिस मान लेते हैं कोई, मान लो कि ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस थी। ठीक है, इसको मैंने ऑप्टिक एक्सिस मानना है, या फिर कुछ भी मानना है, इसको मान लो ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस। अब हमारी कोई बीम आई जिसने कुछ ऐसा स्ट्राइक किया, किसी इस एंगल पे है, जो मेरी पोलराइज्ड बीम है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है विद एन एंगल अल्फा। ठीक है, या फिर थीटा मान लो, थीटा एंगल बना रहा है, कोई बीम आई, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन की डायरेक्शन है वो कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये बात याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, बीम की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। बहुत डिफरेंस है इस चीज में। बीम की डायरेक्शन होती है किस तरफ मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन का मतलब है कैसे वो ऑसिलेट कर रही है, किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की डायरेक्शन ये है। अब क्या हुआ, इसका ऑप्टिक एक्सिस के साथ जैसे इस पर स्ट्राइक करेगी हमारी बीम दो पार्ट्स में बंटेगी। कौन कौन सा, ई रे एंड ओ रे। ठीक है, तो इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, मान लो एक्स है, या फिर इसको मैं वाई और जेड में मान लेता हूं। ये जेड मान लो, ये वाई मान लो, और जेड मैं ऐसे बना रहा हूं जैसे बनाया था आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये जेड है आउट ऑफ द बोर्ड, ये वाई है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कंपोनेंट्स में बन जाएगी। एक बनेगी, अगर इंसिडेंट बीम की एम्पलीट्यूड ई नोट था तो इसके साथ ही बनेगा ई नोट कोज ऑफ थीटा जेड डायरेक्शन में, वाई के साथ बनेगा ई नोट साइन ऑफ थीटा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब बाहर निकलेगी एक, दो बीम्स बाहर निकलेगी, एक इस डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, दो कंपोनेंट में बांट लिया, तो मैं बोल सकता हूं जो ई वाई होगा वो होगा मेरा एम्पलीट्यूड विच इज ई नोट कोस थीटा इनटू, क्योंकि बीम है, बीम मतलब कोस ओमेगा टी माइनस के जेड या कोस के जेड माइनस ओमेगा टी, समथिंग लाइक दैट। ये है एम्पलीट्यूड, ये हमें बीम रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में क्या बनेगा, यहां उल्टा लिख दिया शायद, ये मेरा जेड वाई था मेरा साइन थीटा, और हमें पता है यहां पे एक्स ही होना चाहिए, मूव कर रहा है हमारी बीम
एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है यहां से इस डायरेक्शन में, तो ये मेरी एक्स डायरेक्शन है। 3D में सोचना है बस। z डायरेक्शन के लिए बनेगा ई नोट कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये आपकी बीम जैसे ही इंसिडेंट करेगी उसके बाद वो दो पार्ट्स में बंट जाएगी, ठीक है। इसकी थिकनेस मैं डी मान लेता हूं, जो मेरा कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। जैसे वो उसमें एंटर किया तो वो मेरी वेव किसी मीडियम में एंटर कर चुकी है, मीडियम में एंटर करते ही उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है, ठीक है। अब वैक्यूम नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस बीम को लिख सकता हूं ई वाई को ई नोट साइन थीटा विच इज अ कांस्टेंट टर्म इनटू कोस ऑफ, एक्चुअल में के को, इस के को मैं लिख रहा हूं ओमेगा बाय सी, सॉरी ओमेगा बाय वी, क्योंकि मीडियम है वेलोसिटी आएगी। वी को मैं लिख सकता हूं, वी को लिख सकता हूं सी बाय एन, और मैं बात किसकी कर रहा हूं, अलोंग वाई डायरेक्शन। अलोंग वाई डायरेक्शन मेरा क्या है, ऑर्डिनरी वेव, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस मेरी कौन सी होती है, ऑर्डिनरी वेव। नेगेटिव क्रिस्टल के केस में तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, एन नोड। ऐसे ही इस के को मैं सोल्व करूंगा ओमेगा बाय वी, अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस चल रहा है, z हमारा अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस है, तो बनेगा ओमेगा बाय वेलोसिटी को c बाय n, वेलोसिटी को c बाय n, और ये अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस है कौन सी, ई रे। तो अब मैं इसको अलग से दोबारा से k लिख रहा हूं, इसको मैं अलग से दोबारा से k लिख रहा हूं फॉर द केस ऑफ वैक्यूम। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोस ऑफ k, ठीक है, इसको मैं दोबारा से k लिख रहा हूं ओमेगा बाय c को, के एन नोड एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे ही ई जेड इज इक्वल टू ई नोड कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ, इसके लिए इसको लिख रहा हूं के, इसको एन ई एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन मीडियम कितना है, इतना मीडियम है, तो एक्स मेरा क्या बन जाएगा, डी। यहां से लेकर वेव को यहां तक जाना पड़ा तो एक्स मेरा डी बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी को और वे में कैसे लिख सकता हूं, ई वाई इज इक्वल्स टू ई नोट साइन थीटा कोस ऑफ, इस चीज को मैं थीटा नोड नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा नोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा। ऐसे ही ई जेड इज इक्वल टू ई नोड कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी, इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा ई, इसको नाम दे रहा हूं थीटा ई, इसको नाम दे रहा हूं मैं थीटा ओ माइनस थीटा ई, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपके पास यहां पे भी फेस हो यहां पे भी फेस हो, तो अब आपको ये चेक करना है इसका इसके साथ क्या फेस बन रहा है, या फिर इसका इसके साथ क्या फेस बन रहा है, टोटल नेट फेस कितना बन रहा है, ठीक है। यहां से ऐसे निकालना डिफिकल्ट है, तो आपको ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे का वैसे याद रखना है, ठीक है, काम आएगा। इसका फेज मैं हटाना चाहता हूं, इस पे टोटल फेज लगाना चाहता हूं, बस ये क्वेश्चन है मेरा। तो ई वाई को मैं लिख सकता हूं ई नोड साइन थीटा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस, ब्रैकेट में लिख लो थीटा नोड माइनस थीटा ई। अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं और ई जेड क्या बन जाएगा फिर, ई नोड कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस थी कोस ऑफ ओमेगा टी, कोस ऑफ ओमेगा टी, बस। अब मैं इस चीज को लिखना चाहता हूं थीटा इज इक्वल टू थीटा नोड माइनस थीटा ई, तो मेरा ई वाई बन जाएगा ई नोट साइन थीटा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ये दो इक्वेशंस ई वाई की और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में सिर्फ फेज बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा, जो इसका इसके साथ लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है ये सिर्फ ये फेज बताएगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है आपको। अब मैं यहां पे पुट कर रहा हूं वैल्यू, थीटा हमारा फेज है, दिस इज एक्चुअली फेज, थीटा नोड
थीटा नोट की वैल्यू क्या थी? थीटा नोट की वैल्यू थी के एन नोट डी, के एन नोट डी माइनस थीटा ई की वैल्यू क्या थी? थीटा ई की वैल्यू थी के एन ई डी, के एन ई डी, कुछ ऐसा। इस के को मैं ओमेगा बाई सी लिख सकता हूं, मैं वही लिख रहा हूं। तो ओमेगा बाई सी इंटू डी कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंदर? एन नोट माइनस एन ई। ठीक है, अब हमें पता है कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, अगर मैं 2 पाई सी कर दूं यहां पे, तो ये बनेगा 2 पाई न्यू इंटू लैम्डा। 2 पाई न्यू होता है ओमेगा, तो बनेगा 2 पाई सी इंटू ओमेगा इंटू लैम्डा। तो मैं ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब मेरे पास थीटा क्या बनेगा? 2 पाई सी बाय लैम्डा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, इंटू डी बाय सी इंटू एन नोट माइनस एन ई। ठीक है, तो इतना बन गया हमारे पास। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां से मैं सी से सी कैंसिल करूंगा, मैं यहां से थिकनेस निकाल सकता हूं, मतलब मेरे कैल्साइट क्रिस्टल की थिकनेस कितनी हो। तो यहां से थिकनेस आएगा विच इज डी, एक्चुअल में डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थीटा, लैम्डा इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एन नोट माइनस एन। तो एक्चुअल में थीटा क्या है? विच इज द फेज डिफरेंस। अब अगर मेरे को हाफ वेव प्लेट बनानी है या फिर मेरे को क्वार्टर वेव प्लेट बनानी है, तो मान लो मेरे को क्वार्टर वेव प्लेट बनानी है। क्वार्टर का मतलब होता है लैम्डा बाय 4, क्वार्टर से पता चलता है 1/4 ऑफ समथिंग। ठीक है, तो क्वार्टर बनानी है, क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट से मतलब समझ आ रहा है लैम्डा बाय 4। जहां पे लैम्डा बाय 4 हो तो वहां पे फेज डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि यहां पे मैंने फेज डिफरेंस को थीटा से नाम दिया है, ये भी थीटा है, थोड़ा सेम हो गया। ठीक है, थीटा नोट माइनस थीटा ई को फाई का नाम दे दो, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको फाई का नाम दे देते हैं, विच इज फेज। तो ये फाई का नाम दे दिया बस, और कुछ चेंज नहीं किया, थीटा नोट माइनस थीटा ई को। अब हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4 क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। तो ये बनेगा हमारे पास पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2। यहां पे फाई की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये बनेगा डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मैं सिर्फ फाई को पुट कर रहा हूं, पाई बाय 2 पुट्टी कर लेते हैं पूरा, लैम्डा इंटू पाई बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू एन नोट माइनस एन ई। तो बनेगा थिकनेस पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 4 एन नोट माइनस एन ई। तो ये होगी थिकनेस क्वार्टर वेव प्लेट की। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, इस फॉर्मूले को भी कैसे निकालते हैं वो भी। ठीक है, बहुत बेसिक सा मेथड है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है फॉर द केस ऑफ नेगेटिव क्रिस्टल्स या फिर कैल्साइट क्रिस्टल्स। ठीक है, याद रखना ये बात। ऐसे ही इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, हम मैक्सिमम टाइम यही यूज होगा, लेकिन जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा 2m + 1 लैम्डा बाय 4 एन नोट माइनस एन। ठीक है, m की वैल्यू को 0 पुट करो तो ये बन जाएगा, 1 पुट करोगे, अगर m को 1 पुट करते हो तो ये बनेगा 3 लैम्डा बाय 4 एन नोट माइनस एन। ये भी क्वार्टर वेव प्लेट की ही कंडीशन है। ठीक है, जिसमें फेज डिफरेंस कुछ और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी क्वार्टर वेव प्लेट की ही कंडीशन है। तो आई थिंक ये विजिबल होगा, राइट। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है इसका। क्वार्टर वेव प्लेट के बाद नाम आता है हमारे पास हाफ वेव प्लेट का। ठीक है, हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट को देखने के लिए, क्योंकि हाफ वेव प्लेट नाम दे दिया मतलब लैम्डा बाय 2, हाफ मतलब 1/2, तो सीधा समझ आ रहा है लैम्डा बाय 2।
अगर लैम्डा बाई 2 बोल रहा हूँ तो फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई. फेज डिफरेंस क्या हो गया? पाई. हम क्या करेंगे? हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ से पहले थिकनेस निकालते हैं. थिकनेस है डी विच इज लैम्डा इंटू 5 डिवाइड बाई 2 पाई लैम्डा इंटू 5 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एन नोड माइनस एन ए. ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा. तो अब मैंने बोला है कि हाफ वेव प्लेट, तो हाफ वेव प्लेट की ये फाई को पाई पुट करना है, यहाँ पाई पुट कर देते हैं. पाई से पाई कैंसिल, आंसर आएगा लैम्डा बाई 2 एन नोड माइनस एन ए. तो ये आपके पास थिकनेस आएगी हाफ वेव प्लेट की. ऐसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 एन नोड माइनस एन ई. ठीक है, जीरो पुट करोगे 0 1 2 3 एम की वैल्यू चलेगी. जीरो पुट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी. 1 पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 बनेगा. तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये है. ठीक है, हाफ वेव प्लेट. अब हम आगे